हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा, इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। देखिए पहला कथन जो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि जो लोक उपक्रम समिति होता है इसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है यह समिति सार्वजनिक उद्यमों पर कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। देखिए तीसरा जो है गलत है, इसमें टोटल जो होते हैं 22 मेंबर होते हैं और इसमें से 22 में से 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 22 दिया गया है, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं यह सदस्य जो होते हैं 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 3 जो है गलत दिया गया है। देखिए जो लोक उपक्रम समिति होती है यह एक अस्थायी समिति होती है, इसको भी ध्यान देंगे। यह जो है एक प्रकार की अस्थायी समिति होती है और लोक उपक्रम समिति का गठन जो है पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं। देखिए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण नहीं कहते हैं, इसे हम लोग वेग कहते हैं, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन का दर जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग त्वरण बोलते हैं, यानी इसे हम लोग त्वरण बोलते हैं, तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा कथन क्या दिया गया है कि वेग सदिश राशि है जबकि त्वरण जो होता है एक अदिश राशि है। देखिए वेग की बात करते हैं तो वेग जो होता है वेग सदिश राशि होता है, यह सही दिया गया है, लेकिन त्वरण के बारे में दिया गया है कि त्वरण जो होता है यह अदिश राशि होता है। देखिए त्वरण जो है यह भी सदिश राशि है, त्वरण जो होता है यह भी सदिश राशि होता है, इसलिए तीसरा भी गलत है। और चौथा है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। देखिए चौथा कथन जो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी यह जो है त्वरण के बारे में दिया गया है, यानी जो वस्तु का वेग होता है एक समान रूप से बढ़ते जाता है तो त्वरण का मान जो रहता है हमेशा समान होता है। यहाँ पे ऑप्शन 4 सिर्फ सही है। ऑप्शन हमारा पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, तो 1 2 3 गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जब हम लोग इसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, महदहा। महदहा सबसे पहले महदहा आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा लेखैया, उसके बाद में लेखैया आ जाएगा, लेखैया दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे पे क्या आ जाएगा, पैसरा। पैसरा जो है तीसरे नंबर पे आएगा, और सबसे लास्ट पे आएगा बीरभानपुर, सबसे लास्ट में बीरभानपुर आ जाएगा। देखिए महदहा जो है, जो पहला वाला है, यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं लेखैया का। जो लेखैया है यह क्या है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है लेखैया। बात करते हैं पैसरा का, तो पैसरा जो है यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसको ध्यान देंगे कि पैसरा जो है यह कहाँ पे है, मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में पैसरा स्थित है, और यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल प्राप्त हुए हैं, और पैसरा से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार भी मिले हैं। उसके बाद है बीरभानपुर। तो जो बीरभानपुर है यह दामोदर नदी के निकट में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। यहाँ पे जब रेंज करेंगे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पश्चिम हो जाएगा प्रतापगढ़ का महदहा, इसके बाद में लेखैया हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, उसके बाद में पैसरा हो जाएगा बिहार में, और बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा 4, सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। 4 2 1 3 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में प्रमुख घाटी का नाम है, उसके बाद में सूची 2 में संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। सबसे पहले पर्वती घाटी। देखिए पर्वती घाटी जो है यह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है पर्वती घाटी। हिमाचल प्रदेश में पर्वती घाटी के साथ साथ में कौन सी घाटी और घाटी है, एक है किन्नौर घाटी, ध्यान देंगे किन्नौर घाटी, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक है गर्म पानी हेतु, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है पर्वती घाटी, यह जो है पर्वती घाटी यह गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। और एक है सांगला घाटी, सांगला घाटी, इसको भी ध्यान देंगे कि सांगला घाटी कहाँ पे है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है।
दूसरा है मरखा घाटी। तो मरखा घाटी कहाँ पे है? यह हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में मरखा घाटी स्थित है। तो दूसरा मिलान हमारा सही दिया गया है। उसके बाद में है कंबम घाटी। तो कंबम कंबम घाटी जो है तमिलनाडु में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है, यह सही दिया गया है। उसके बाद में युथांग घाटी। युथांग घाटी जो है यह सिक्किम में हो जाएगा, यह भी सही दिया गया है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम की बात करते हैं तो एक है वहाँ पर चुम्बी घाटी, इसको भी ध्यान देंगे। चुम्बी घाटी का बात करते हैं तो यह भी सिक्किम में स्थित है, चुम्बी घाटी। यहाँ पे हमारा मिलान जो है 1, 2, 3, 4 हमारा लगातार मिलान हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कितने युग्म सुमेलित हैं? देखिए सबसे पहले है तलवे की हड्डी। जो तलवे की हड्डी होती है इसे हम लोग को बोलते हैं मेटाटार्सल्स। यह कार्पस नहीं होता है, यह होता है मेटाटार्सल्स होता है, मेटाटार्सल्स होता है। इसलिए जो पहला वाला है गलत है। दूसरा है हथेली की हड्डी, इसका होता है मेटा कार्पल्स होता है, जो कि सही दिया गया है। घुटने की हड्डी की बात करते हैं, इसे पटेला बोलते हैं। यहाँ पे कार्पल्स लिखा गया है जो कि गलत है। घुटना का जो हड्डी होती है इसे पटेला बोला जाता है, इसलिए तीसरा जो है यह गलत है। और चौथा है जांघ की हड्डी। तो जांघ की हड्डी फीमर होती है, यह सही दिया गया है। यानी हमारा मिलान जो है यहाँ पे 2 और 4 जो है सही है। पूछा गया है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यहाँ पे 2 युग्म जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती है और नवजात बच्चों में 300 हड्डियां होती है। और जो बच्चों की हड्डियों में दरारें पाई जाती हैं, जो कैल्शियम के जमाव के कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, जिससे वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। बात करते हैं सिर में। सिर में कितनी हड्डियां होती है? तो सिर में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें कपाल में 8 हड्डी होती है, चेहरा में 14 हड्डी होती है, कान की 6 हड्डी होती है और एक होती है कंठ में। टोटल मिलाकर के सिर में 29 हड्डियां होती है। बात करते हैं स्कल का। तो स्कल जो होता है इसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं, इसको भी ध्यान देंगे। स्कल जो होता है खोपड़ी, इसमें टोटल 22 हड्डियां होती है। और एक होता है हायोड बोन। हायोड बोन जो होता है एक होता है, यानी सिर से धड़ को जो जोड़ने वाली हड्डी होती है उसको हायोड बोन बोला जाता है। और जो कंधे की हड्डी होती है यह होता है पेक्टोरल गिडल बोलते हैं, इसमें 4 होती है। और कॉलर बोन जो होता है यह दोनों तरफ होता है कंधे के पास, यह 2 होता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है, और यह जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बिरसा का जन्म 1880 के दशक के मध्य में हुआ था, जो कि गलत है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा का जन्म है यह कब हुआ था? 1870 में हुआ था, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, बिरसा का आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था। देखिए जो बिरसा बिरसा मुंडा का आंदोलन था यह आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, लेकिन यहाँ पे उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन लिखा गया है, इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा है, बिरसा के अनुयायी डीकू, देखिए डीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे, यह सही दिया गया है, इसलिए तीसरा जो है बिल्कुल सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? केवल 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांवों को साफ रखें और डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा मुंडा जो है, जिनको धरती आबा के नाम से जानते हैं, इनके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे चर्चित आदिवासी विद्रोह रहा था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो बिरसा मुंडा है इनका मृत्यु हुआ था जून 1990 में। जून 1900 में जेल में ही बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी है। देखिए जो पहला कथन हमारा यह गलत दिया गया है, क्योंकि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है यह बनी है प्रीति रजक। गीता राणा नहीं, यह हो जाएंगी प्रीति रजक बनी है, इसलिए पहला जो कथन है हमारा गलत है। दूसरा है, दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। देखिए दूसरा कथन की बात करते हैं तो दूसरा कथन जो हमारा यह सही दिया गया है कि दीपिका मिश्रा जो है यह वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, इसलिए केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, यह भी कथन जो है सही दिया गया है। इनमें प्रति कार्बन परमाणु की क्रमशः 1 और 2 वैलेंसी होती है और संतुष्ट रहती है। इसे संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, इसलिए दूसरा जो है सही दिया गया है। तीसरा कथन है, कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अवक्रयशील होते हैं। देखिए यह जो है गलत है, क्योंकि कार्बन के संतृप्त यौगिक नहीं
असंतृप्त यौगिक जो होते हैं यह संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अपक्रियशील होते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है, अस्फीति के दौरान वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यह भी कथन सही दिया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले राज्य का नाम है, इसके बाद में उत्सव का नाम दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छेरछेरा। छेरछेरा पर्व जो होता है यह छत्तीसगढ़ में होता है। सिक्किम में सागा दावा होता है, सिक्किम में सागा दावा। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में कुर्जुक होता है, लद्दाख में कुर्जुक होता है। और उत्तराखंड में हरेला होता है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं कि बिहार में कौन सा त्योहार होता है। तो बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार में होता है सामा चकेवा, इसको भी ध्यान देंगे। बिहार में एक होता है सामा चकेवा, तो एक सामा चकेवा तो होता ही है, साथ में क्या होता है, बिहुला। बिहुला जो होता है यह भी बिहार का हो जाएगा, बिहुला जो है बिहार का है। और होता है यहाँ पे छठ पूजा होता है, कर्मा होता है, सोहराय होता है, यह भी जो है बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत दिया गया है। सबसे पहले है, जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया था, जो कि सही दिया गया है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा कथन है, बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध में ट्रिपल अलायंस बनाया था, जो कि सही है। तीसरा है, रूस जो है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया था, यह कथन जो है गलत दिया गया, क्योंकि रूस जो है 1918 में, 17 में नहीं 18 में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हुआ था, इसलिए तीसरा गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 नंबर है हमारा, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है, इसका उत्पत्ति वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं एजेंडा 21 का, यह कहाँ पे हुआ था, यह न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। यूएसए में किया गया था 1997 में, 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, रियो प्लस 5 हुआ था। देखिए इसमें रियो प्लस 5 हुआ था, यानी रियो जो हुआ था यह 1992 में हुआ था, और यह इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1997, यानी 1997 में अमेरिका में इसका विकास हुआ था। यहाँ पे कथन 1 सिर्फ सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा कि इसने राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया था, जो कि सही है। दूसरा कथन है, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था, यह भी कथन हमारा सही दिया गया है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ्स है, इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही का चुनाव करना है, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। पहला है, रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे रैम का फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है यह बोलते हैं सीपीयू को, इसलिए पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है, सीपीयू को कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है, जो याददाश्त कहा जाता है यह कहा जाता है रैम को, रैम को याददाश्त कहा जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही का चयन करना है, तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन 1 हमारा कि लेंस की जो क्षमता होती है इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए लेंस का जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है यह क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो पहला कथन जो हमारा सही दिया गया, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखिए दूसरा जो है कथन हमारा गलत है, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है यह धनात्मक नहीं होती है, यह ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, यह निगेटिव होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है।
और तीसरा है अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 है और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता जो होती है यानी P जो होती है पावर जो होती है क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 हो जाएगा। देखिए तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। पूछा गया है कितने कथन सही नहीं है, तो केवल एक कथन जो है सही नहीं है। कौन सा? तो दूसरा। यहाँ पे केवल पूछा गया कितने कथन सही नहीं, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर एक है हमारा गेराल्ड अंगियार। तो जो गेराल्ड अंगियार है यह बंबई का संस्थापक था, जो कि सही दिया गया है, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में पूछा गया है कि जॉब चरनाक जो है इन्होंने क्या किया था, तो जो जॉब चरनाक है इन्होंने कलकत्ता का स्थापना किया था, तो दूसरा भी सही दिया गया है। तीसरा है फ्रांसिस डे जो है इन्होंने मद्रास का स्थापना किया था। देखिए फ्रांसिस डे जो है इन्होंने मद्रास का स्थापना किया था, जो कि सही दिया गया है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है यह भी सही दिया गया है। और चौथा है फ्रैंको मार्टिन। तो जो फ्रैंको मार्टिन है यह पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर रहे थे, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, यानी सभी सही, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही दिए गए हैं। बात करते हैं वास्को डी गामा का, तो वह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। जॉन मिल्टन हॉल जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। एक था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और कैप्टन हॉकिंस जो है यह प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज न तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और न ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। यह कहा था कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता अर्जन की 5 विधियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उसमें शामिल नहीं है? देखिए इसमें वंशानुगत के द्वारा जो है नागरिकता मिलती है, वंश के द्वारा यह मिलती है, देशीयकरण से भी मिलती है, लेकिन संपत्ति प्राप्ति से नहीं मिलती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संपत्ति प्राप्ति द्वारा नागरिकता अर्जन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और भारत में नागरिकता केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही दिया जाता है, किसी विधिक व्यक्ति को नहीं मिलता है। भारत जो है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में चुनना है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सा क्रम जो है सही दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, क्योंकि लद्दाख श्रेणी जो है यह ऑप्शन के हिसाब से सबसे ऊपर हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा कैलाश श्रेणी, इसके बाद में विंध्य श्रेणी है और सबसे बाद में मैकाल श्रेणी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो ट्रांस हिमालय है जो सबसे ऊपरी भाग है इसी के अंदर में आता है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आता है, जिसमें लद्दाख सबसे ऊपर है, उसके बाद में कैलाश हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे बिंद जो है बिंद श्रेणी यह हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बिंद श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद में मैकाल श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है। देखिए जड़त्व जो होता है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह क्यों करता है? क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो क्वेश्चन है यह मैथ्स है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 हमारा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। देखिए पहला कथन जो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी, तो कथन 1 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, दूसरा कथन हमारा कर्णम मल्लेश्वरी वर्ष 2008 में सिडनी में ओलंपिक खेल में पदक जीता था। देखिए दूसरा कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्होंने 2008 में नहीं 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक खेल में पदक जीता था, न कि 2008 में, इसलिए दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। तीसरा है कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था, यह भी सही दिया गया है, यानी कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही दिए गए हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं, तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है इनको आंध्र प्रदेश का आयरन लेडी कहा जाता है। इनको आंध्र प्रदेश का लिख देते हैं, इनको आंध्र प्रदेश का आयरन लेडी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का आयरन लेडी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। गलत का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
जो कि सही दिया गया है, यानी पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है हमारा यही गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। देखिए, इसका सिफारिश जो है सरकार पर बाध्यकारी होती है, यानी परिसीमन आयोग जो होता है इसके सिफारिश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसका सिफारिश जो होता है सरकार पर बाध्यकारी होता है, इसलिए दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है गलत है। बाकी इसमें सही है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और परिसीमन आयोग का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 82 में किया गया है, यह भी कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा दिया था रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने एक परिभाषा दिया था। इसने उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के अलगाव तथा शोषण की दशाओं को सीमांत व्यक्ति से जोड़ा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तो वह निदेशक जो है निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत का चुनाव करना है। सबसे पहले प्रेस संगठन का नाम है, इसके बाद में प्रमुख का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला वाला है पीआईबी। देखिए, पीआईबी की बात करते हैं तो इसका प्रमुख हो जाएंगे धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा इसका प्रमुख है, तो पहला कथन जो है इसमें सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है कि प्रसार भारती बोर्ड, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। तो नवनीत सहगल, यह मिलान सही दिया गया है, यानी दूसरा भी सही है। और तीसरा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे परेश रावल। देखिए, यहाँ पे आर माधवन है जो कि गलत है, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे परेश रावल। इसको ध्यान देंगे कि जो परेश रावल है, परेश रावल यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी प्रमुख हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चौथा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है पूछा गया इसका हेड कौन है? इसका हेड हो जाएंगे के.एन. शांता कुमार, जो कि सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही मिलान करें। इनमें से इनका मिलान जो है सही करना है। सूची 1 में सल्तनत कालीन विभाग का नाम है और सूची 2 में इसका काम दिया गया यानी कार्य दिया गया है। सबसे पहले है दीवान ए अर्ज। तो जो दीवान ए अर्ज है यह क्या है? एक सैन्य विभाग है। ध्यान देंगे, एक सैन्य विभाग है दीवान ए अर्ज। दीवान ए कोही का बात करते हैं तो दीवान ए कोही जो है कृषि विभाग है। दीवान ए रिसातल, देखिए दीवान ए रिसातल जो है यह धार्मिक विभाग हो जाएगा, और दीवान ए मुस्खरात यह राजस्व विभाग हो जाएगा। इसका मिलान 3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन का स्थापना कब किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन का स्थापना 1901 में किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और शांति निकेतन ही 1921 में, याद रखेंगे कि शांति निकेतन जो है यही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को ही गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जानते हैं, और उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण के हेतु उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग होगा। तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या हो जाएगा? √2gm/r हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए यह जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले खिलाड़ी का नाम है, उसके बाद में उपनाम है। बताना है कि कितने युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। लिएंडर पेस को क्या बोलते हैं? पाकिर डायनेमो बोलते हैं, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद में यान थोरपे को टारपीडो बोलते हैं, यह भी सही है। पीटी उषा को उड़न पड़ी बोलते हैं, यह भी सही दिया गया है। और चौथा है आंद्रे अगासी जो है डेनिस द मिनोस बोलते हैं, यह भी सही दिया गया है। यानी चारों मिलान सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी गलत नहीं है। और साथ ही याद रखेंगे कि राहुल द्रविड़ को क्या बोलते हैं? द वॉल बोलते हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोलते हैं। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर बोलते हैं। और
एक है माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स जो है इनको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। लेकिन फ्लाइंग सिख बोले तो मिल्खा सिंह होता है। ध्यान देंगे कि मिल्खा सिंह बोलेगा तो फ्लाइंग सिख है, लेकिन माइकल फेल्प्स जो है यह फ्लाइंग फिश हो जाएंगे। और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी क्रिया है? तो जो रेस्पिरेशन होती है यानी श्वसन जो होता है उष्मा छिपी हुई क्रिया होता है, यानी उष्मा को बाहर निकालता है यानी छोड़ता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताना है इनका स्थापना किस प्रकार से किस क्रम में हुआ था। तो सबसे पहले है बहुजन समाजवादी पार्टी। देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो है इसका स्थापना किया गया था 1984 में। 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कौन सा है? मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी इसका स्थापना किया गया था 1964 में। इसका स्थापना 1964 में किया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसका स्थापना कब किया गया था? 1980 में इसका स्थापना किया गया है। तो काल के क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कांग्रेस आएगा 1885 में, यानी सबसे पहले 3 आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह 1964 में इसका स्थापना हुआ था। यह दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा। और तीसरे पे आ जाएगा हमारा भारतीय जनता पार्टी। तीसरे पे कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी। और चौथे पे आ जाएगा पहला वाला यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। यानी 3 2 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है 3 2 4 1। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो आम आदमी पार्टी है इसको 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो इसको भी ध्यान देंगे कि आप पार्टी जो है, आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, इसको 2023 में राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो इसमें से गलत दिया गया है? सबसे पहले है गंधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। देखिए गंधार शैली का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, यह कथन जो है सही दिया गया है। दूसरा है गंधार शैली में बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्रा होता था, यह था जैसे उसमें है वरहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं। यह कथन जो है गलत दिया गया है। यही कथन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए मथुरा कला में भगवान बुद्ध के समस्त मुद्राओं इसमें शामिल है। वरहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, यह सभी जो है किसमें है? मथुरा कला में है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? गंधार शैली। इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है, यही गलत दिया गया है। बाकी इसमें सही है। गंधार शैली का उदय जो है संभवतः कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था, यह सही है। और मथुरा कला का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसमें किसका चुनाव गया था? इसमें चुना गया था आगा खां को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित हुआ था मुस्लिम लीग और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में आगा खां को चुना गया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक में कौन कौन शामिल थे? इसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह शामिल थे। ध्यान देंगे इसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह थे और साथ में आगा खां, यह दोनों जो है उनके स्थापना में यानी मुस्लिम लीग की स्थापना में शामिल रहे थे। लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए अयस्क जो होता है यानी ओर, यह क्या होता है? तो उन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टानों या खनिजों को अयस्क बोलते हैं जिनमें से कोई मूल्यवान धातु या तत्व आर्थिक रूप से लाभकारी तरीके से आसानी से निकाली जा सकती है। और साथ ही यहाँ पे देखिए, साथ ही याद रखेंगे जैसे एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम के अयस्क में बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है और फेल्सपार होता है। ऐसे ही लोहा के बारे में बात करते हैं तो जो लोहा होता है इसे Fe लिखते हैं। लोहा का जो अयस्क होता है इसमें क्या होता है? हेमेटाइट होता है। इसमें हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है और आयरन पाइराइट होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैथ्स है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का चयन करना है कौन सा सही है। सबसे पहला कथन है कि इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख होता है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा कथन है यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। और तीसरा है कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है।
तीसरा कथन जो गलत है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं, यह तीसरा गलत है। और चौथा है राष्ट्रपति एवं उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए यह जो है यह भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका, यहाँ पर कार्यपालिका नहीं होगा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो होते हैं यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए चौथा भी गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन जो है यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह मैदान जो है कोलकाता के बीबीडी बाग के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अपने जो प्राइस होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू को कम करना है। यानी इसमें क्या होता है, निर्यात सस्ता होता है और आयात जो होता है यह महंगा हो जाता है। और साथ में क्या होता है, जो जीडीपी होता है, आर्थिक विकास, यह इसको बढ़ावा मिलता है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और चालू खाता घाटा होता है इसमें सुधार होता है। और जो डिमांड होता है, एग्रीगेटेड डिमांड जो होता है, कुल मांग, इसमें वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा, चालू खाता घाटे में सुधार होता है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है? तो मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है पूछा गया है। देखिए भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं कि इनको 6 जोन में बांटा गया है। देखिए इसमें भारत को 6 जोनों में बांटा गया है और 6 जोनों में एक है उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी जोन, उसके बाद में पश्चिमी जोन, मध्यवर्ती जोन है, उसके बाद दक्षिणी जोन है और एक पूर्वोत्तर जोन है। तो यहाँ पे मध्यवर्ती जोन के बारे में पूछा गया, यानी सेंट्रल जोन के बारे में, कि सेंट्रल जोन में कौन-कौन से शामिल होते हैं। और यहाँ पूछा गया कौन से नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन से नहीं है। तो मध्यवर्ती जोन में मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उत्तराखंड होता है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ध्यान देंगे कि मध्यवर्ती जोन में कौन होता है, मध्य प्रदेश होता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ होता है, उत्तर प्रदेश होता है यानी यूपी होता है, और क्या होता है, उत्तराखंड होता है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए है, जकात एक धार्मिक कर है। देखिए जकात एक धार्मिक कर है जो कि सही दिया गया है, और इसका कारण है जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता था। देखिए जकात जो है यह गैर मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था, इसलिए दूसरा जो है यानी आर जो है गलत है। इसमें से कथन ए हमारा सही है लेकिन आर असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आलू में जो कंदों का हरापन होता है यह सोलिनिन के कारण होता है। यह क्यों होता है? यह सोलिनिन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि प्याज का लाल रंग, बात करेंगे कि प्याज का जो लाल रंग होता है तो क्यों होता है? देखिए प्याज जो होता है लाल होता है, यह क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन, इसके कारण प्याज का जो रंग होता है यह लाल होता है। लहसुन का जो गंध होता है, लहसुन का गंध, देखिए लहसुन का जो गंध होता है, लहसुन का गंध, तो लहसुन का गंध होता है, क्यों होता है? एलाइसिन के कारण। एलाइसिन जो होता है इसके कारण लहसुन का गंध होता है। और साथ में गाजर में जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। आलू में, देखिए आलू में क्या होता है, कंदों का हरापन होता है सोलिन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर की बात करते हैं कैरोटीन के कारण होता है। देखिए गाजर का जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। नारंगी में जो रंग होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। आंवले में जो कसैलापन होता है टैनिन के कारण होता है। इन सभी को ध्यान देंगे। और एक होता है हल्दी में पीला रंग, तो हल्दी में जो पीला रंग होता है यह होता है करकुमिन के कारण होता है। और मिर्च का जो लाल रंग होता है, मिर्च में लाल रंग, यह कैप्साइसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, यह मैथ दिया गया है। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में इसका स्रोत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह लिया गया है जापान से, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद में राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है यह अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इसका मिलान क्या हो जाएगा? इसका मिलान 2 हो जाएगा, यानी हमारा मिलान जो है 3, 1, 4, 2 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे सही को चूज करना है, कौन सा सही है। सबसे पहले तीर्थ का नाम है, इसके बाद में संबंधित विभाग का नाम दिया गया है। अंतपाल,
देखिए अंतपाल जो होता है क्या होता है? तो अंतपाल की बात करते हैं तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। यह गलत हो जाएगा। यानी अंतपाल जो होता है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता है। उसके बाद में है दुर्गपाल। दुर्गपाल जो है यह राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता है। यह जो है गलत है, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। उसके बाद में तीसरा है दंडपाल। दंडपाल जो होता है सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। यहाँ पे दिया गया है कि फौजदारी विभाग का प्रमुख, यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा है आटविक। आटविक जो है वन विभाग का पदाधिकारी होता है, यह सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। सबसे पहले है सूची 1 में वाट। वाट मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर पर सेकंड यह सही दिया गया है, इसका मिलान करेंगे। उसके बाद में किलोवाट। किलोवाट का मतलब हो जाएगा, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब 1000 होता है, ये हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। उसके बाद में 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है यह क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। यानी सभी जो है मिलान सही दिए गए हैं। 1, 2 यहाँ पे मिलान जो है देखिए सबसे यहाँ पे एक्सचेंज जो है 2 वाला 3 में गया है और 3 वाला 2 हो गया है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से देखिए यह जो है मैथ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सबसे पहले है एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1.584 किलोमीटर, जो कि गलत दिया गया क्योंकि एक समुद्री मील में क्या होता है? 1.824 किलोमीटर होता है। 1.824 किलोमीटर होता है, इसलिए पहला ही गलत नहीं है, गलत है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है। एक मानक मील का मतलब 63,360 इंच है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल जो होता है यह क्या होता है? 200 समुद्री मील तक होता है। और प्रादेशिक जल सीमा जो होता है 12 समुद्री मील तक होता है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आविष्कार है और सूची 2 में आविष्कारक का नाम दिया गया है। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? न्यूट्रॉन के आविष्कारक जो है ये हो जाएंगे जेम्स चैडविक हो जाएंगे, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन हो जाएंगे, इसका मिलान 1 हो जाएगा। प्रोटॉन के ई गोल्डस्टीन हो जाएंगे, इसका मिलान 3 हो जाएगा। परमाणु नाभिक के हो जाएंगे रदरफोर्ड, इसका मिलान जो है 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, कथन 1 है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया था, जो कि सही दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है यह समिति ने अपनी रिपोर्ट को अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया था, यह कथन हमारा सही दिया गया है। दूसरा कथन है कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य से संतुष्ट रहे थे। देखिए यह कथन जो है गलत दिया गया है। नेहरू है, नेहरू रिपोर्ट, इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है साथ में सत्यमूर्ति आदि ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था, लेकिन यहाँ पे संतुष्ट लिखा गया है, इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा है पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया गया था। देखिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना जो है पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किया गया था, लेकिन यह 1930 में नहीं किया गया था, यह किया गया था 1928 में। इसका स्थापना 1928 में किया गया था, इसलिए तीसरा भी गलत है, सिर्फ एक सही था इधर। उसके बाद चौथा है सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, जो कि सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है 2 और 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है फुतु उस सलातीन, यह इसामी की कृति है। देखिए यहाँ पूछा गया है कि सही कथन का चयन करना है, कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहला वाला जो है फुतु उस सलातीन या इसामी की कृति हो जाएगा, यानी इसामी ने इसको लिखा है, यह सही दिया गया है। उसके बाद में दूसरा है फुतु उस सलातीन दक्कन में लिखा गया था, यह भी सही है। और तीसरा है फुतु उस सलातीन जो है अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है, यह कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है, इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। यानी इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग रहा था दीवान ए रियासत, इसका उल्लेख किया गया है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए बनवाया था, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और यह दक्कन में लिखी गई है और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो है अलाउद्दीन बहमन शाह, इनको समर्पित है। यहाँ पे समर्पित का बात जो दिया गया है कि समर्पित है अलाउद्दीन खिलजी को, तो यह जो है बहमन शाह को समर्पित है, यह जो है बहमन शाह को समर्पित है।
इसलिए तीसरा गलत है। तो हमारा आंसर जो है पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की जो कोटि होती है द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है। यह कथन जो हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम नहीं होता है, इसमें क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है, यह चुंबकीय सुई से निर्धारित होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। इसको ध्यान देंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। एसआई मात्रक इसका टेस्ला होता है। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, यह टेस्ला तो होता ही है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है। यह जो होता है एक सदिश राशि होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है, यह क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस पत्ती में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इसमें से गलत का चयन करना है। सबसे पहले उद्योग का नाम है, उसके बाद में स्थान का नाम दिया गया है। सबसे पहले है रेल कारखाना। तो रेल कारखाना कहाँ पे है, यह स्थित है मोकामा, मुंगेर और सारण में। रेल कारखाना मोकामा, मुंगेर और सारण में है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सारण, तो एक का मिलान हमारा सारण हो जाएगा। उसके बाद में है उर्वरक कारखाना। तो उर्वरक कारखाना जो है यह बरौनी में है, बेगूसराय में, तो बरौनी दिया गया है, यह भी सही है। तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना की बात करते हैं तो यह बरौनी बेगूसराय में हो जाएगा, यह भी सही दिया गया है। सीमेंट कारखाने की बात करते हैं तो जो सीमेंट कारखाना है, तो सीमेंट कारखाना जो हो जाएगा, यह हो जाएगा रोहतास में, डालमिया नगर रोहतास में और औरंगाबाद में, लेकिन यहाँ पे जमुई दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखिका हो जाएंगी, यह हो जाएंगी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए सावित्री, एक ताराबाई शिंदे जो इन्होंने अपनी पुस्तक में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले का, तो जो सावित्रीबाई फुले हैं, यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी और महत्वपूर्ण समाज सुधारक भी रही हैं। सावित्रीबाई फुले ने काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर जैसे काव्य भी लिखे हैं। और साथ ही ध्यान देंगे, ज्योतिबा राव जो फुले रहे हैं, ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने क्या लिखा था, गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक लिखे हैं, गुलामगिरी, गुलामगिरी लिखा गया है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन है, ऑप्शन एक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इन्होंने 1994 में यह प्रतिष्ठित खिताब जीता था। और लारा दत्ता की बात करते हैं, तो लारा दत्ता जो है यह 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स बनी थी, 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स बनी थी। हरनाथ संधू की बात करते हैं तो यह कब बनी थी, 2021 में, 2021 में हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी थी। और प्रियंका चोपड़ा जो है, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। यह जो है मिस यूनिवर्स नहीं, यह बनी थी मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बनी थी, जो अब एक प्रसिद्ध हॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। यहाँ पे गलत का चुनाव करना है। सबसे पहले, गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है। देखिए पहला कथन जो हमारा सही दिया गया है, क्योंकि जो गैस ठोस जो होता है, ठोस गैस तथा ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक विसरण जो होता है किसका होता है, गैसों का होता है, इसलिए गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है यह द्रव की तुलना में सबसे अधिक हो जाएगी। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है, ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक विसरण ठोस का होता है, यह गलत है, क्योंकि सबसे अधिक विसरण जो होता है किसका होता है, गैस का होता है। उसके बाद तीसरा है, गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक अंतर आणविक स्थान होता है, यह भी गलत दिया गया, क्योंकि उनका स्थान जो होता है ठोस में बहुत ही कम होता है, इसलिए वह सॉलिड होते हैं। अब पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो 2 और 3 जो है असत्य है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, यह मैथ्स है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के युक्तिपरक यानी प्रूडेंशियल तर्क का मुख्य आधार क्या है। तो इसका मुख्य आधार की बात करते हैं, तो इसका मुख्य आधार हो जाएगा, यह जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की संभावना को कम करती है। यानी सत्ता की जो साझेदारी होती है, यानी जो एक तरह से बोले तो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की संभावना को कम करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66।
66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया गया हमारा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए पहला कथन हमारा सही है कि आर्कियन क्रम का जो चट्टान होता है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और दूसरा है आर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है, यह भी सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए धरवार चट्टान की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों में से हो जाएगा धरवार चट्टान। और धरवार चट्टान जो होता है यह इसका समझना जो होता है सबसे अधिक विकास और कर्नाटक के क्षेत्रों में हुआ है, तो इसको भी ध्यान देंगे। और आर्कियम क्रम का चट्टान जो यहाँ पे ऑप्शन में तो दे ही दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था? तो इसरो ने निसार उपग्रह को लॉन्च किया था GSLV F-16 से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए निसार जो है निसार उपग्रह नासा और इसरो के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान, जिसे इसरो ने 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था, तो इसको भी ध्यान देंगे। इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। और निसार जो है एक पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन जो है इसका मैथ्स है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना है उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत में शामिल किया जाता है। जो सरकार का जो राजस्व प्राप्ति होता है इसमें आयकर को शामिल करते हैं, दंड एवं शुल्क को भी शामिल करते हैं, और आरबीआई से प्राप्त लाभांश को भी शामिल करते हैं, यानी सभी को शामिल करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। देखिए जाइलम जो होता है यह पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है यह पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह भी सही हो जाएगा। और तीसरा है जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। देखिए जाइलम जो होता है यह दोनों दिशाओं में नहीं जाता है, यह सीधे नीचे से सिर्फ ऊपर जाता है, इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पे केवल 3 सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 जो है यह मैथ्स रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति का रचना किया था? तो गाथा सप्तशती की बात करते हैं तो इसका रचना किया था हाल ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए गाथा सप्तशती जो है इसका रचना सातवाहन नरेश हाल ने किया था, और संभवतः हाल जो है सातवाहन वंश का 17वां राजा रहा था। इसको भी ध्यान देंगे, यह 17वां राजा रहा था हाल। गाथा सप्तशती जो है यह 700 श्रृंगारिक कविताओं का महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी अपवाह अपवाह तंत्र से संबंधित असत्य कथन को चुनना है, कौन सा इसमें से असत्य है। सबसे पहले क्या है कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सांगपो के नाम से जानते हैं। देखिए जो पहला कथन हमारा दिया गया है कि सिंगी सांगपो के नाम से जानते हैं, यह कथन जो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के पास में हिमनद से होता है, जिसे तिब्बत में सिंगी खम्बान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बान। तो पहला जो है गलत है, इसे बोलते हैं सिंगी खम्बान बोलते हैं, सिंगी खम्बान बोलते हैं, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है सिंधु नदी दमचोक के पास में भारत में प्रवेश करती है, जो कि सही दिया गया है। और तीसरा है सिंधु नदी के बाएं तट लेह अवस्थित है। देखिए सिंधु नदी के बाएं नहीं दाहिने तट पर जो है लेह है, दाएं तट पर जो है लेह है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 जो है असत्य है, यानी 1 और 3 गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं? तो क्रिस्टलीकरण विधि का अनुप्रयोग पूछा गया कौन सा है, तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, यह जो है क्रिस्टलीकरण विधि में आता है, इसलिए पहला इसमें शामिल हो जाएगा। बात करते हैं इसमें दूसरा का, नमक से कपूर को पृथक करना, यह जो है क्रिस्टलीकरण में नहीं आता है। देखिए क्रिस्टलीकरण जो होता है इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और इस विधि से क्रिस्टल के रूप से शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, इसीलिए पहला वाला हमारा इसमें शामिल है। दूसरा है कि नमक से कपूर को पृथक करना, तो नमक से कपूर को पृथक पृथक करना जो है यह इसमें शामिल नहीं होगा, इसीलिए दूसरा शामिल नहीं है। और तीसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करना जो है इसमें शामिल हो जाएगा। और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना इसमें शामिल नहीं है, यानी इसमें शामिल कौन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें शामिल है, तो 1 और 3 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76।
यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संस्था का नाम है और सूची 2 में स्थापना वर्ष का बारे में दिया गया है। सबसे पहले तत्वबोधिनी सभा। देखिए तत्वबोधिनी सभा जो है इसका स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। यह जो है 1839 में कौन किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। इसको भी ध्यान देंगे, यह देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद है रहनुमाई मध्याह्न सभा। तो रहनुमाई मध्याह्न सभा का स्थापना 1851 में किया गया था। 1851 में, और कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। यह जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना यह किया गया था, सॉरी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस है, यह 1883 में किया गया था। और कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और चौथा है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में किया गया था। 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। यह जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ बताना है कि कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले हमारा मिलान क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 है, तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे हम लोग कथन देखते हैं। देखिए सबसे पहले कथन 1 दिया गया है कि मुख्य गुहा में कृंतक यानी इंसिजर दांतों की संख्या 8 होती है। देखिए पहला कथन जो हमारा यह सही दिया गया है कि मुख्य गुहा में कृंतक यानी दांतों की संख्या जो होती है 8 है। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है जब मुंह का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 6.5 नहीं होगा, यह 5.5 हो जाएगा, यानी मुंह मुंह के दांत जो है सड़ना शुरू करते हैं 5.5 पीएच मान से कम होने पे, इसलिए दूसरा जो है गलत है। और तीसरा है आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूट करके झड़ने लगते हैं, जिसे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। देखिए तीसरा कथन जो है यह भी गलत है, क्योंकि फ्लोरीन का कमी जो होता है इसकी कमी से दांत कमजोर होते हैं और टूट करके झड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? आयोडीन की कमी से, इसलिए तीसरा भी गलत है। पूछा गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 2 और 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सत्ता के बंटवारे का स्वरूप है और सूची 2 में शासन का स्वरूप दिया गया है। सबसे पहले है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है, यह क्या होता है? इसका शासन, कौन से शासन का स्वरूप है? ये अधिकारों का वितरण का स्वरूप होता है। इसका मिलान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद में है विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच में अधिकारों का जो बंटवारा होता है, यह किस शासन में आता है? तो यह आता है संघीय सरकार में आता है। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच में अधिकारों का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की जो साझेदारी होती है, ये सामुदायिक सरकार में आती है। और बात करते हैं 2 या अधिक दलों के बीच में सत्ता का जो साझेदारी होता है, यह किस में आता है? गठबंधन सरकार में आता है। यानी हमारा मिलान जो है 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 में है 2, 4, 1, 3, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अमीबा है। तो जो अमीबा होता है क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय होता है। उसके बाद में कवक या फंजाई जो होता है यह बहुकोशिकीय होता है, यानी इसमें जो है सेल जो होते हैं या एक से अधिक होते हैं। बहुकोशिकीय होता है। उसके बाद में बैक्टीरिया जो होता है एक कोशिकीय होता है। और पैरामीशियम जो होता है यह भी एक कोशिकीय होता है। पूछा गया है उपयुक्त जीवों में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय कवक हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 इसमें शामिल है। तो सिर्फ 2 जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह दिया है ब्राजील ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोलाइड्स का उदाहरण में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत का चुनाव करना है, कौन सा गलत है। सबसे पहले इसमें क्या है? सबसे पहले दिया गया कि कोहरा, बादल और कुहासा, यह क्या होता है? एरोसोल का उदाहरण है, जो सही दिया गया है। दूसरा है कि रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, यह क्या है? ठोस सोल होते हैं, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद है मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ जो होता है क्या होता है? फोम होता है, यह जो है गलत है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ यह क्या होते हैं? सोल होते हैं, यह जो होते हैं सोल होते हैं, यह फोम नहीं सोल होते हैं, इसलिए तीसरा जो है गलत है। और चौथा है पनीर और मक्खन, यह जेल के उदाहरण होते हैं, यह सही दिया गया है। यानी जो गलत है सिर्फ 3 है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल 3 गलत है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। यदि कलम को मेज कहा जाए, देखिए यह जो है रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री जैन मेनार्ड किन्स को, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा जेम किन्स, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसका उद्भव जो है एक अलग शाखा के रूप में किन्स के पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इसके 1936 के प्रकाशित होने के बाद हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना कदम रखा था। तो इन्होंने कदम कब रखा था ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यह रखा था 20 जुलाई 1969 को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उनके अवक्रियाशील समूह पर विचार करना है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक है, इसके बाद में अवक्रियाशील समूह का नाम दिया गया है। देखिए सबसे पहले दिया गया इसमें कि पूछा गया है उपरोक्त दिए गए कथन में से कितना या कितने युग्म जो है गलत है, यानी कितने युग्म इसमें गलत दिए गए उसका चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा हमारा एस्टर। एस्टर क्या होता है COOR, इसे एस्टर बोलते हैं। इमीन जो होता है NH2 जो होता है इसे इमीन बोलते हैं, यह जो होता है इमीन होता है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यह कौन सा होता है, यह होता है COOH होता है, यह होता है COOH, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है COH, यह गलत है, इसीलिए तीसरा जो है गलत है। और चौथा है एल्कोहल। एल्कोहल का जो अभिक्रियाशील समूह होता है क्या होता है, यह OH होता है, यह सही दिया गया है। पूछा गया है कि कथन में कितना जो युग्म है गलत है, तो केवल एक युग्म गलत है 3 वाला, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 में मैथ्स है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत दिया गया है। सबसे पहले है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, जो कि सही हो जाएगा। दूसरा है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात होगी, यह भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के संधि या अंग्रेजों के बिना अनुमति के किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा, यह भी संधि में शामिल रहा था। और अंग्रेज अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों से रक्षा कर सकेंगे, यह कथन जो है गलत है, यही ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सहायक संधि हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में, इसमें क्या था अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ी थी, जिसमें से मानने वाले में यह चौथा वाला शामिल नहीं रहा था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं और इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, इसमें से सही का चुनाव करना है। सबसे पहला है पौधों को वृहत पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। देखिए पौधों में जो वृहत पोषकों की प्राप्ति जो होती है यह दिया गया है कि जल से होती है, जो कि गलत दिया गया है, क्योंकि पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 13 पोषक पदार्थ जो होते हैं ये मिट्टी से मिलते हैं। ध्यान देंगे अधिकतर जो होते हैं मिट्टी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जल से प्राप्ति होती है। 13 पोषक तत्व जो होते हैं, 13 पोषक तत्व इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, मिट्टी से होती है। मिट्टी से 13 पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और 13 में से और 6 पोषक तत्व जो होती है इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए यह वृहद पोषक कहे जाते हैं, जो कि मिट्टी में ही मौजूद होते हैं। और शेष 7 पोषक तत्व जो होती है इसकी आवश्यकता कम होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोलते हैं। यहाँ पे पहला वाला कथन गलत है। और दूसरा है पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त करते हैं, जो कि सही दिया गया है। पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति का कौन सा प्रभाव है, इसका चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले है पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है और क्या होता है दिन रात का छोटा और बड़ा होना। ये दोनों चीजें जो है पृथ्वी के परिक्रमण से होती है। तो यहाँ पे 3 और 4 हमारा आंसर है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, यह फल में परिवर्तित होता है, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद में अंडे की कोशिकाएं जो होती हैं यह भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद में बीज पत्र जो होता है बीज में परिवर्तित होता है और ध्रुवीय निकाय जो होता है एंडोस्पर्म में परिवर्तित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो है यह मैथ्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आगे देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 92 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें जोड़ा गया था मणिपुरी,
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको याद कर सकते हैं नमक से। नमक मतलब नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी और क से क्या हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 71वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1992, इसमें नमक को जोड़ा गया था, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, ज्वालामुखी है, और सूची 2 में देश का नाम है। देखिए माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है यह म्यांमार में है। उसके बाद में माउंट हुड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाकी ज्वालामुखी जो है यह आइसलैंड में है। और एक माउंट लेमिंगटन, यह कहाँ पे है, यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 3142। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है। तो यह कौन सी रोकती है, यह रोकती है एपिग्लॉटिस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए इसी को हिंदी में बोलते हैं कंठ छद्म बोलते हैं, यानी एपिग्लॉटिस। उपास्थि का एक छोटा सा लचीला आवरण होता है जो जीभ के आधार पर स्थित होता है तथा निगलने के दौरान श्वास नली में प्रवेश द्वार को ढकता है और भोजन और तरल पदार्थों को वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं वित्त आयोग के सदस्य जो होते हैं, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो है यह भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें जो उपराष्ट्रपति है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए 1 और 2 इसमें शामिल है। तो 1 और 2 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही का चुनाव करना है। सबसे पहले है, शक विजय के संदर्भ में इन्होंने व्याघ्र शैली के रजत मुद्राएं जारी किए थे। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि इन मुद्राओं की तौल जो है 50 ग्रेन हुआ करती थी। तो इन मुद्राओं का जो तौल था यह लगभग 33 ग्रेन था, यह लगभग 33 ग्रेन था, 50 ग्रेन नहीं था। इसलिए दूसरा कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वशिष्ठ नहीं है। तो विकेंद्रीकरण का वशिष्ठ नहीं है पूछा गया है। तो स्वायत्ता जो है विकेंद्रीकरण में शामिल होता है, लोक सहभागिता भी शामिल होता है, और स्थानीय समुदाय की सीमित भागीदारी इसमें शामिल नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो सीमित भागीदारी दिया गया यही गलत है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि का नाम है, उसके बाद में देश या राज्य का नाम दिया गया है। सबसे पहले है रोका। तो रोका कहाँ का हो जाएगा, रोका जो होता है ब्राजील का होता है। रोका जो है यह ब्राजील का स्थानांतरित कृषि है, इसलिए पहला मिलान हमारा गलत है। दूसरा है मसोले। मसोले जो है यह मध्य अमेरिका का है, यह सही दिया गया है। और तीसरा है लदांग। लदांग जो हो जाएगा इंडोनेशिया का हो जाएगा। लदांग इंडोनेशिया का स्थानांतरित कृषि का नाम हो जाएगा, इसलिए तीसरा जो है गलत है। और चौथा है बारिंगा। बारिंगा जो होता है उड़ीसा का, बारिंगा उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि होता है, इसलिए चौथा सही दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पे 2 और 4 जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है रे। रे जो होता है कहाँ का होता है, रे होता है वियतनाम का। इसको ध्यान देंगे कि रे जो होता है वियतनाम का स्थानांतरित कृषि होता है। एक होता है कोनुको। कोनुको, तो कोनुको की बात करते हैं तो यह कहाँ का होता है कोनुको, यह होता है वेनेजुएला का। यह जो है वेनेजुएला का होता है, इसको भी ध्यान देंगे। और एक होता है पोंडू। पोंडू या पेंडा। जो पोंडू होता है यह अपने इंडिया का है, आंध्र प्रदेश का। यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, इसको भी ध्यान देंगे। आंध्र प्रदेश का होता है स्थानांतरित कृषि पोंडू।